एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जीएस के लिए, आप सभी के लिए। और उस सीरीज़ में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर और इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर और इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में लगभग 10 चैप्टर हो गए हैं। और वर्ल्ड जो हिस्ट्री है हमारी, उसमें पुनर्जागरण के कुछ पार्ट और इंग्लैंड की क्रांति के कुछ पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी है उसमें जो 10 चैप्टर हो गए हैं उसे हम यहीं पे अभी क्विट करते हैं। और सबसे पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री को हम जारी रखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला है कि उनका मेंस एग्जाम है किसी का, या फिर किसी का आरएएस एग्जाम है, तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को सबसे पहले कंप्लीट करवा दूं। तो मैं इसीलिए आज से वर्ल्ड हिस्ट्री को कंटिन्यू रख रही हूँ और उसे कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने पुनर्जागरण क्या है, मतलब पुनर्जागरण का अर्थ, कारण बता दिया था। और मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी, उसमें मैंने पुनर्जागरण का प्रभाव बताया था। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिसमें यह कहा गया कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो समझ में नहीं आ रही है, मैं व्हाइट बोर्ड पर आके ही पुनर्जागरण का प्रभाव बताऊं। तो मैं पुनर्जागरण का प्रभाव एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं पुनर्जागरण के सारे चैप्टर, पुनर्जागरण के प्रभाव और उसमें क्या क्या खोजें हुई, उसकी विशेषताएं एटसेट्रा, ये सब चीजें मैं बता के पुनर्जागरण को, और उसके बाद में इंग्लैंड की क्रांति का सेकेंड पार्ट बताऊंगी। इंग्लैंड की क्रांति का भी मैंने स्वरूप बता दिया है, मतलब क्या क्या परिस्थितियां उत्तरदायी रही इंग्लैंड की क्रांति के संपन्न होने में। अब इंग्लैंड की क्रांति के कारण और उसके प्रभाव, मूल्यांकन, ये सब चीजें मैं पुनर्जागरण के खत्म होने के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो आज मैं ये जो पुनर्जागरण के प्रभाव बताने वाली हूँ, ये प्रभाव आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पुनर्जागरण का अर्थ और कारण जाके देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पुनर्जागरण का अर्थ और कारण अभी आप नहीं जानते हैं, अभी आपको नहीं पता है, पुनर्जागरण अभी आपने नहीं पढ़ा है, तो मेरी वीडियो में आप जाके, मेरी पिछली वीडियो में जाके आप जरूर देख लें। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि मेरी वीडियो में मेरी सारी वीडियो में जो इंडियन ज्योग्राफी कहाँ है और ये वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ है, तो आप मेरी वीडियो में जब लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो उसमें जो मेरा पेज खुलेगा उसमें आप ऊपर के साइड देखेंगे, उसमें प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होगा। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट वाइज चैप्टर आपको वहां पर दिख जाएंगे। ठीक है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग से चैप्टर दिख जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी का अलग से दिख जाएगा, और जो जो चीजें डली हुई है वो चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पुनर्जागरण के प्रभाव। पुनर्जागरण के अर्थ एवं कारण में, पुनर्जागरण के कारण में हमने आपको कारण बता दिया था कि आखिर क्या क्या कारण रहे हैं पुनर्जागरण होने में। जो 16वीं क्रांति में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, और ये केवल यूरोप में नहीं, इसका जो प्रभाव था ये संपूर्ण विश्व में देखा गया। और ये जो पुनर्जागरण था, इसका केंद्र, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था उसका इटली ही था। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ, मतलब वही आखिर महत्वपूर्ण केंद्र क्यों बना। इसके लिए आपको पृष्ठभूमि में जाकर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कारण का अध्ययन अच्छे तरीके से कर ले, तभी आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो पुनर्जागरण का आखिर प्रभाव क्या हुआ। जब जो कुस्तुनतुनिया में तुर्की आक्रमण हो जाने के कारण वहां पर जो यूनानी जो विद्वान थे, वो पलायन कर गए, कहाँ, यूरोप के देशों की ओर। ठीक है, यूरोप के देशों में मुख्यतः वे इटली के देशों की ओर वहां पर पलायन करके गए। ठीक है, इटली के देशों में मुख्य तौर पे वो गए थे फ्लोरेंस नगर में जाकर बसे और रोम में जाकर बसे। ठीक है, इन दोनों जगह। इसीलिए शिक्षा का पुनर्जागरण कालीन जो काल हुआ था, पुनर्जागरण काल में जो इटली में सबसे बड़ा जो शिक्षा का केंद्र था, वो फ्लोरेंस नगर ही था। इसका मैं डिटेल अध्ययन आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी कि आखिर इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण केंद्र था शिक्षा का, वो फ्लोरेंस नगर में ही था। उसका कारण क्या था, क्योंकि जो यूनानी विद्वान थे कुस्तुनतुनिया से वो पलायन करके इटली में फ्लोरेंस नगर में जाके बसे थे, सबसे ज्यादा यूनानी। ठीक है, और उसके बाद कहाँ जाकर बसे थे, रोम में जाकर बसे थे। तो अब हम पुनर्जागरण के प्रभाव को देखें, तो पुनर्जागरण के कारण सबसे पहला प्रभाव हम क्या देखेंगे, पुनर्जागरण के कारण क्या होता है, स्वतंत्र चिंतन को बल मिला, मतलब स्वतंत्र चिंतन पर
बल दिया गया। मतलब मध्यकाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने मध्यकाल के बारे में अच्छे से डिटेल से आपको उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मध्यकाल जो था यूरोप में, जो हमारा जो विश्व का इतिहास रहा है उसमें जो मध्यकाल था उसमें चर्च व्यवस्था इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी, सामंतवादी व्यवस्था इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि वहां का जो व्यक्ति था वो केवल कही हुई बातों पर विश्वास करता था। ठीक है, चर्च के पादरियों और सामंतों ने जो भी बातें कही उसको ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया, चाहे वह बातें सच हो या गलत हो। ठीक है, तो जैसे ही पुनर्जागरण कालीन चेतना आती है लोगों के अंदर, वैसे ही स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया गया। मतलब स्वतंत्र चिंतन पर लोगों के अंदर सोचने की क्षमता विकसित हुई और लोग क्या किए, हर जो भी बातें उनके सामने आई, सामंतों के द्वारा भी जो बातें कही गई वो बातें उन्हें सोचने पर मजबूर की गई। ठीक है, तो स्वतंत्र चिंतन पर बल क्या होगा, जो परंपरागत चली आ रही जो पुरातन परंपराएं थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पादरी वर्ग था वो क्या कहता था कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमारे मुख से कही हुई बातें ही कानून है। ठीक है, हम जो भी बातें कहेंगे वो आपको मानना होगा। ठीक है, तो जैसे ही पुनर्जागरण कालीन चेतना आती है वैसे ही जो पुरातन परंपराएं थी, पुरातन परंपराओं के स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया गया। जो पुरातन परंपराएं मतलब यही जो ये चर्च वर्ग जो कह रहा था, और उस टाइम ये कहा जाता था कि हम पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, हमें इस पृथ्वी से मुक्ति के लिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर पर ध्यान देना होगा। और मतलब जो भी चर्च के पादरियों और सामंतों के हित की जो बातें थी, खुद के हित के लिए जो बातें थी, उन्होंने अन्य व्यक्तियों पर सौंप दी। ठीक है, तो स्वतंत्र चिंतन पर बल के कारण क्या हुआ कि जो पुरातन परंपराएं चल रही थी उस पर स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया जाने लगा। फर्स्ट हो गया ये प्रभाव। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रभाव देखते हैं। पहला हो गया ये, दूसरा है मानवतावाद पर बल। मानवतावाद पर बल में क्या हुआ, जो अभी मैंने आपको बातें बताई, जो चर्च के पादरी और सामंत कहा करते थे कि मनुष्य इस जीवन में इस धरती पर पैदा हो रहा है, मनुष्य इस धरती पर जो आ रहा है ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, और यह एक जन्म और मरण का ये जो दुष्चक्र है उससे हमें मुक्ति पाना आवश्यक है। ठीक है, हमें इससे मुक्ति पाना आवश्यक है। और इससे मुक्ति कैसे होगी, इससे मुक्ति मतलब जो आडंबर थे, जो दिखावे थे, धार्मिक आडंबर थे, उनके द्वारा ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। परंतु जैसे पुनर्जागरण कालीन चेतना आती है वैसे ही ये जो सारी धारणाएं थी, जो सारी भावनाएं लोगों के अंदर जो धर कर गई थी, ये सारी धारणाओं का खंडन किया जाता है और मानव विशेष पर बल दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इस धरती पर पैदा हुए हैं तो हम बोझ नहीं है, या फिर ये कोई जन्म मरण का दुष्चक्र नहीं है, हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं कुछ करने के लिए और हमें क्या करना चाहिए, ये मानवतावाद पर बल दिया गया। अर्थात मानव के विकास के लिए हमें हमेशा कार्य करना चाहिए, मतलब दूसरों की सेवा करो, दूसरों की हेल्प करो। ठीक है, दूसरों के बारे में सोचो, गरीब व्यक्तियों की हेल्प करो, ये सारी चीजें ये मानवतावाद पर बल के अंतर्गत कही गई। ठीक है, समझ में आ गया हो आपको। जैसे मैं कह रही हूँ, जो भी बातें आपको समझ में आ रही है इन पॉइंटों के अंदर, उसे आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अब हम थर्ड देखते हैं। तीसरा है व्यक्तिवाद पर बल। व्यक्तिवाद पर बल, ओके। व्यक्तिवाद पर बल के अंतर्गत जो धार्मिक आडंबर थे, जो अंधविश्वास व्याप्त थे उस समाज में, ठीक है, उनको त्याग कर व्यक्तिवाद पर बल दिया गया। मतलब जो अभी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, हम केवल उसको ही जानते हैं। वहां की जो देखिए क्या था उस टाइम पे, पुनर्जागरण काल के पूर्व, पुनर्जागरण काल से पहले जो भी रचनाएं की गई थी, जैसे अब हमारे यहाँ गीता होती है, रामायण होती है, तो ये संस्कृत से हिंदी में भी क्या की गई, अनुवादित कर दी गई, तो हम इसको पढ़ पा रहे हैं और हमें ये पता चल पा रहा है कि आखिर गीता और रामायण में क्या लिखा गया है।
परंतु उस टाइम पे पुनर्जागरण काल के पूर्व यूरोप में जो वहां की रचनाएं की गई थी वो केवल लैटिन भाषा में, यूनानी और लैटिन भाषा में ही की गई थी। ओके, यूनानी और लैटिन भाषा में होने के कारण आप ये सपोज दैट अगर ये जो रामायण और महाभारत है, अगर ये केवल संस्कृत में होती, ठीक है, या फिर ये केवल बंगाली में होती, हिंदी में ना होती, या फिर केवल हिंदी में ही होती, ठीक है, तो क्या अगर ये केवल हिंदी में होती तो एक बंगाल में रहने वाला व्यक्ति इसको क्या समझ सकता था? नहीं समझ सकता था। उसको अगर हम बोल देते कि रामायण में फला फला चीजें लिखी हुई है तो वो जो कहते उसे मान लेता, उसे मानना पड़ता, क्योंकि उसे तो हिंदी आती नहीं है, उसे तो बंगाली आती है। ऐसा ही कुछ यूरोप में पुनर्जागरण काल के पूर्व हुआ। क्या हुआ? जो पूरी रचनाएं थी वो यूनानी और लैटिन भाषाओं में ही की हुई थी। तो जो चर्च और पादरी वर्ग कह देता था कि इसमें बाइबल में, जो बाइबल है इसमें यह लिखा हुआ है, तो जो अन्य मनुष्य था, जो सामने वाला जो सुन रहा था, तो वो जो कहते उसे क्या कर लेता था, ग्रहण कर लेता कि हाँ भाई ये तो लिखा हुआ है तो हमें ये चीजें माननी पड़ेंगी। तो जैसे ही पुनर्जागरणकालीन चेतना आती है वैसे ही कुस्तुनतुनिया में जब तुर्कों का आक्रमण हो जाता है तो वहाँ के जो यूनानी वर्ग था, जो विद्वान वर्ग था, वो वहां से पलायन होकर, वहां पलायित होकर वहां से कहाँ चला जाता है? इटली की ओर चला जाता है। और वहां पर जाने के बाद विभिन्न स्थानीय भाषाओं में उन रचनाओं का अनुवादन कर देते हैं। मतलब जो बाइबल लिखी हुई है उसको स्थानीय भाषाओं में अनुवादन कर दिया गया। इसके कारण क्या हुआ? जो वहां के स्थानीय लोग थे वो अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं में पढ़ के यह उन्होंने अनुमान लगा लिया कि नहीं, जो हमसे पहले करवाया जा रहा था ये सारी चीजें गलत थी, ये सारी चीजें आडंबर थी, मतलब केवल दिखावे के लिए करवाया जा रहा था। तो व्यक्तिवाद पर बल का मतलब यही है कि जो पुनर्जागरण कालीन पूर्व जो आडंबर और अंधविश्वास थे उनको त्याग कर व्यक्तिवाद पर बल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है देसी भाषाओं का विकास। देसी भाषाओं के विकास के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, आप ये याद कर लेंगे। क्या है देसी भाषाओं का विकास? मतलब जो विद्वान वर्ग था उसने जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके लिए स्थानीय भाषाओं में जो रचनाएं थी स्थानीय भाषाओं में उनका अनुवादन कर दिया, जिसके कारण जो स्थानीय लोग थे वो उनको समझ सके और अपने जीवन में वो मतलब जो आडंबर युक्त चीजें थी जो उन्हें सॉरी जो चर्च के पादरी वर्ग उन्हें अंधकार में रख रहे थे उन सब चीजों से वो उबर कर बाहर आ सके। ठीक है, फिर अगला था कला में यथार्थता आई। कला में यथार्थता आई पुनर्जागरण कालीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार था। यथार्थता आई पुनर्जागरण कालीन एक बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार था माइकल एंजेलो, सॉरी एक नहीं थे, लियोनार्डो दा विंची। ये आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लियोनार्डो दा विंची की एक प्रमुख कृति है मोनालिसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो चित्रकार थे ये पुनर्जागरण कालीन ही चित्रकार थे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी चित्रकारी की कि जो उसका सौंदर्य था वो सौंदर्य में क्या ही यथार्थता आई। ठीक है, मतलब जैसे कि रचनाओं के माध्यम से लोगों को कुछ जानने को मिला। ठीक है, रचनाओं के स्थानीय भाषा में अनुवाद या अन्य रचनाएं जो की गई उसके कारण लोगों को जो कुछ जानने को मिला, उसी प्रकार चित्रों के द्वारा भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। मोनालिसा, इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, फिर है शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास कैसे हुआ? देखिए, पुनर्जागरण काल के पश्चात क्या हुआ? पुनर्जागरण कालीन चेतना आने के साथ ही शिक्षा का विकास किया गया। शिक्षा के विकास को आखिर हम शिक्षा का विकास क्यों कहें इसे? क्योंकि जो वहाँ पे महत्वपूर्ण जो वहाँ पे शिक्षा जो पुरातन व्यवस्था की शिक्षा जो चली आ रही थी वहाँ पे वही जो
कह रहे हो वही मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पुनर्जागरण कालीन चेतना आने के साथ ही शिक्षा में विज्ञान और गणित का योगदान सर्वाधिक कर दिया गया। मतलब विज्ञान और गणित का जो वेटेज था वो बढ़ा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि विज्ञान और गणित ही ऐसे विषय हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिनका हम प्रयोग और उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। आखिर ये जैसे मैथ्स में अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है, इससे हमें मतलब नहीं है। आखिर इसका आंसर कैसे आया, हमें इससे मतलब होता है, ठीक है। तो इस कारण पुनर्जागरण काल में शिक्षा के विकास में, शिक्षा का विकास कैसे किया गया? विज्ञान और गणित के विकास के साथ, ठीक है। विज्ञान और गणित की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है। ये हो गया। फिर एक है राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास मतलब पुनर्जागरण काल के दौरान इटली के अलावा यूरोप के अन्य देशों में अनेक राज्यों का उदय हुआ। अनेक राज्य कैसे? पहले क्या था, मतलब जो राजा था, जो केंद्र में था, उसके सब प्रजा जो थी वो सब उसकी प्रजा हुआ करती थी, ठीक है। और प्रजा जो है वो राजा के सारे बातों को मानने के लिए बाध्य भी हुआ करती थी। तो पुनर्जागरण कालीन चेतना आने के साथ ही लोगों में क्या हुआ? स्वतंत्रता का विकास होता है और सब अलग अलग राज्यों की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? राष्ट्रीयता का विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये इतने काफी है पुनर्जागरण के प्रभाव। अगर आपको ये प्री में जो किसी भी स्टेट पीसीएस होगा या यूपीएससी होगा तो ये प्री में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपको। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि लियोनार्डो दा विंची की जो कृति है या मोनालिसा किसकी कृति है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। जो मैंने अभी आपको बताई है आपको मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये मेंस के लिए पढ़ना है। तो आप पुनर्जागरण के प्रभाव में स्वतंत्र चिंतन पर बल, मानवतावाद पर बल, व्यक्तिवाद पर बल, देसी भाषाओं का विकास, कला में यथार्थता और शिक्षा का विकास और राष्ट्रीयता का विकास, इतने पॉइंट्स कर देने से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके अंतर्गत मैंने जो बातें बताई हैं आप उसको नोट डाउन कर लेंगे अपने हिसाब से, आपको जैसा भी समझ में आ रहा, क्योंकि रटी रटाई चीजें आपको केवल आज याद रहेंगी और जो आपने चीजें समझ ली है वो आपको कभी भूल नहीं सकती, केवल आपको रिविजन करने की उसको जरूरत होगी, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में आपको पुनर्जागरण के साथ ही फिर से आऊंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।